काम आ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने की मज़मूम कोशिश की है और मुंह की खाई है। भारत ने सबक नहीं सीखा। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त सबक सिखाया था कि 3 राफेल तैयारों समेत 5 जंगी जहाज भारत के मार गिराए। भारत के 50 से ज़्यादा फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो मारे और इसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर भारत का तबाह कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी मज़मूम कोशिशों और जंगी जुनून से बाज नहीं आया और कल रात को एक बार फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे अपने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस ड्रोन्स भेजे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को उसका भी सबक चखा दिया और उसका भी मजा चखा दिया और सबक सिखा दिया और उन तमाम ड्रोन्स को 25 ड्रोन्स को जो कि इंतहाई सोफिस्टिकेटेड हैं और वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में इंतहाई एडवांस्ड हैं, उनको पाकिस्तान ने मार गिराया और भारत को एक बार फिर सबक सिखा दिया। सिर्फ भारत का जंगी जुनून पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चल रहा, अपनी आवाम के खिलाफ भी चल रहा है और पाकिस्तान पे इल्जाम धरने के लिए भारत ने अपने ही अंदर 3 मिसाइल चला दिए और अपने अवाम की जानों को खतरे में डाल दिया और इसका इल्जाम पाकिस्तान पे धर दिया। अब से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत के इस ब्लफ को कॉल किया, भारत के इस झूठ को बेनकाब किया कि पाकिस्तान ने कतन किसी किस्म का अटैक भारत के अंदर अभी तक नहीं किया और साथ ही बता दिया कि जब हम करेंगे, जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे तो उसकी गूंज ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को भारत के अंदर सुनाई देगी बल्कि दुनिया भर को सुनाई देगी। पाकिस्तान अपनी मर्जी के वक्त पे, अपनी मर्जी की जगह पे, अपने मर्जी के मोड एंड मीडियम के हवाले से भारत पे जवाब देगा, भारत को जवाब देगा। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे इन तमाम मामलात के हवाले से। इसके साथ साथ इंटरनेशनल टीवी जो है सरगर्म है, खासतौर पे अमेरिका के पाक भारत कशीदगी कम करवाने के लिए सबसे पहले भारत के जहन में कोई अकल डाली जाए। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर लेंगे सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार है। आई कम टू यू एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, बिकॉज आपकी फील्ड से मुताल्लिक है। जंगी तैयारे जो कि इतने भरपूर तरीके से, और आज फ्रांस के अखबार लेमोंट ने उसने भारत की ऐसी की तैसी कर दी। एक तरह से उसने कह दिया कि जी फ्रांस के तैयारे राफेल बहुत बेहतरीन है, भारत के पायलट निकम्मे हैं। इसके बावजूद भारत ने सबक नहीं सीखा, ड्रोन्स भेज दिए, उनको भी पाकिस्तान ने मार गिराया। तो पाकिस्तान का माशाल्लाह एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर प्रोग्राम। आपको जी सबसे पहली चीज़ मैं ये बताता हूँ कि ये जो UAVs की या ड्रोन्स की जो आप बात कर रही हैं, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान एयरफोर्स ने चारों शाने चित करके रख दिए जी इंडियंस के। और पाकिस्तान एयरफोर्स हैज़ इमर्ज्ड एज द विनर एंड द विक्टर। और ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे ये बात करते थे कि जी हमारी एयरफोर्स ऐसी है और हमारे पास ये काबिलियत है, आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडियन एयरफोर्स को। और इंडियन एयरफोर्स अब कहाँ पे है आप ये देख लीजिए कि उनके, जिस तरह आपने कहा कि 5 जहाज उनके गिर गए और फिर एक ड्रोन भी गिरा है जो कि वो इतना ही केपेबल था जितना एक मैन्ड एयरक्राफ्ट होता है। तो बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स को 6 जहाज़ों की किल की बर्तरी है 60 के ऊपर। तो आप देखिए जब आपके अगेंस्ट इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाब हो जाए तो फिर इंडियंस का मोराल किधर होगा। और फिर आप बदनाम हो गए सारी दुनिया में। इतने आप चैंपियन बनते थे कि जी हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अगर आप याद करें तो 2019 में मोदी साहब ने कहा था अगर मेरे पास राफेल होता तो मैं इनको सबक सिखा देता। आज आप साहब से ये पूछें कि जी आपने कोई सबक सीखा, क्योंकि आज तो आपके पास राफेल था तो वो सबक नरेंद्र मोदी शायद अपनी आवाम को कह रहा होगा या फिर वो अपनी ही फजाइया को कह रहा होगा कि राफेल होता तो मैं सबक सिखा देता कि हारना कैसे है, गिरना दोबारा कैसे है।
जी बिल्कुल। ये एक्चुअली आप देखें ना, मोदी साहब का एक्चुअली एजेंडा जो है वो बड़ा क्लियर है कि वो जो है एक किस्म का हेजेमनिस्टिक उनके डिजाइन हैं। जी। हिंदुत्व और आरएसएस का कोलूजन है उनके दिमाग में, और फिर वो उसी तरह अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चले आप अपना मुल्क तो जैसे मर्जी चलाएं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप ये वाला जो हेजेमनिस्टिक जो आपका जो एटीट्यूड है ये आप अपने नेबर्स के ऊपर नहीं दिखा सकते। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जो एम्बिशन है रीजनल पावर बनने की वो भी पूरी राइट। नहीं हो रही, बिल्कुल। और फिर सारे सारे नेबर्स को भी वो दबा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके उनके राह में रुकावट कौन है? रुकावट तो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने उनको रीजनल पावर ही नहीं बनने दिया, जो कि एम्बिशन रखते हैं वर्ल्ड पावर बनने की। तो ये इस तरह की जब आपकी बेसिकली वेयर विद ऑल हो कि जबकि आप सारा जो कहते हैं वो करने के काबिल नहीं होते, हाँ। तो फिर आप जो है सिर्फ जबान से ही ये जंगें लड़ने की करते हैं, और जबानों से जंगें नहीं लड़ी जाती। और ये मोदी साहब को पता होना चाहिए। जी। ये गुजरात की नहीं है जहां पे वो जो मर्जी चाहेंगे कर देंगे, जो मर्जी जिसका कत्ल कर दिया, जिसको मार दिया, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और अभी आप देखें कि जब उनको एरियल डिफीट हुई है, और एक मैसिव एरियल डिफीट हुई है, तो आप देखें आज उन्होंने जो अपने भेजे ड्रोन से वो क्या कर लेंगे। पहली तो बात यह है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी एयरफोर्स है और आपने ये ड्रोन भेजे हैं छोटे वाले, तो आप ये देखिए छोटे ड्रोन भेज के आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। पहली तो बात यह है कि आपने जो सबसे बड़े अचीवमेंट किया वो ये था, यू हैव डिक्लेयर्ड योरसेल्फ अ defeatist in the air combat which took place on the 7th, परसों जो भी। और फिर आज आप ये जो देख लें कि क्या इन्होंने किया। अब आज जो इन्होंने ये अपने इजरायली मेड जो यूएवी जी। भेजे हैं, जी। या ये इसकी भी जी ये है कि अब ये लो स्केल या लो इंटेंसिटी ऑपरेशन Right. करना चाह रहे हैं, Right. जिसके अंदर ये एक्सपोज ना हो या ये कुछ करने के काबिल ना हो। ठीक। ठीक है, आज आपने उनके जो है 30 से ज्यादा ये गिरा दिए, ठीक। ये जो इन्होंने भेजने की कोशिश की। ठीक, तो ठीक, ठीक। अभी तक सर आई कम टू यू अगेन। और आपकी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन भी आ रही है। बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक बार फिर भारत को सर सबक नहीं मिल रहा? इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसको कोई जवाब देना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपनी मर्जी के टाइम पे, अपनी मर्जी के वक्त पे, अपनी मर्जी की जगह पे, लेकिन बाजी नहीं आ रहा सर। पहले तैयारे गिरा दिए, अब ड्रोन गिरा दिए, कैसे सबक सीखेगा? 50 से ज्यादा फौजी इसके मार दिए पाकिस्तान ने। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अफवाज के साथ अपनी यकजहती का इजहार करता हूँ कि वो अपनी जान पे हाथ खेलकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं और हमारे दुश्मन को सबक सिखा रहे हैं। जी। और ख़ास तौर पर हमारी एयरफोर्स हमारी आंखों का तारा है, हमारे सर का झूमर है, और हमें उस पर बेपनाह खुशी है। बेशक। मुश्किल वक्त में उन्होंने गैरतमंदों में पाकिस्तानी का वो बहादुर और गयूर अफवाज होने का सबूत दिया, और दुश्मन हिंदुस्तान के जो बदतरीन हमले थे, पहला भी और दूसरा भी, उसको उन्होंने नाकाम किया और हमारी जो है इज्जत बहाल की। और फिर जो हमारे लोग शहीद हुए हैं उसमें सिविलियन शहीद हुए, बच्चे हुए। कल बच्चे का हमने इस्लामाबाद में 7 साल के बच्चे का जनाजा पड़ा। उन खानदानों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कौम की इज्जत है, और उनकी इन शहादतों में हमारी कौम की हयात है। बेशक। हिंदुस्तान के बारे में आपने ये कहा कि देखिए मोदी साहब जब से आए हैं गुजरात में और आज तक उनका एक ही मिशन है, मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ काम करना। बदकिस्मती से ये है कि अपने मुल्क के मसाइल का हल वो अपने हमारी तरफ डाइवर्ट करते हैं और झूठे हम पे इल्जाम लगाते हैं। जी। इस दफा जो उन्होंने इल्जाम लगाया तो अल्लाह का शुक्र है कि बैनुल-अक़वामी तमाम ताकतों ने पाकिस्तान का साथ दिया, और हिंदुस्तान की जो जाली प्रोपेगेंडा मशीनरी थी उसको उन्होंने कबूल नहीं किया। और फिर बुज़दिली से हमारे ऊपर उन्होंने हमले किए, और हमले दोबारा भी किए। हमारा ख्याल था कि बेटर सेंस शायद प्रिवेल करेगी, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि इतना आसान नहीं है कि 2 दफा अमलन उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, 2 दफा। सर इसीलिए पूरी कौम का इस वक्त सेंटिमेंट है, मुतालबा भी है, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स द आर्म फोर्सेस, कि भारत को जवाब कब दिया जाता है। जी असल में इसमें हमें जज्बात, देखो मैं खुद भी इसका हामी हूँ, लेकिन हमें इस पर जज्बाती नहीं होना है। ये हमारी सियासी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला करना है
जी। ये मामला जज्बात के तहत नहीं किए जाते, हमें एतमार है अपनी लीडरशिप पे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग होती है, आर्म फोर्सेज है, हमें मुतालबा तो जरूर हम करेंगे, लेकिन हमें कोई नाजायज दबाव नहीं डालना है अपनी अफवाज पे, और हमें उन पे यकीन रखना चाहिए कि इंशाअल्लाह मुनासिब वक्त पे वो जरूर करेंगे। ऐसा ना हो कि खामखा हमारे जज्बात में वो कोई वक्त से आगे पीछे फैसला करें, लेकिन वो इंशाअल्लाह अभी भी उन्होंने डिफेंस करते हुए भी उनको नुकसान पहुंचा लिया है। बेशक, बिल्कुल। और इंशाअल्लाह जब अगर वो मुनासिब समझते हैं कि ऑफेंस करना है, तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि मोदी के वो दांत खट्टे करेंगे, हिंदुत्व की जो साजिशों को वो नाकाम करेंगे। बिल्कुल। और एक बात बहुत तय है कि जब से हम पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, इंशाअल्लाह हमारी इज्जत महफूज है। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है बैरिस्टर साहब की। अभी तो पाकिस्तान डिफेंसिव है, बातें चलती रहेंगी और इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे और दरिया भी हमारे चलते रहेंगे और सर उठा के चलेंगे। सर, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि अभी तो पाकिस्तान डिफेंसिव पे है, डिफेंसिव पे होके इतना नुकसान दे रहा है, तो जब ऑफेंसिव हो गया फिर भारत का क्या हशर करेगा। लेकिन इस सबके साथ सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तानी कौम का सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है और जो जो वक्त गुजर रहा है तो वो इंतजार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रीदा आपका। देखिए रीदा, दो तीन चीज़ें हैं कि इनफैक्ट अभी अगर हकीकत में देखें तो वी आर इन अ वॉर जोन राइट नाउ एट द मोमेंट, और जंग हो रही है और वो कॉन्टीन्यूसली, ये नहीं है कि एक दफ़ा अटैक हुआ और रिटेलिएट हुए, उनके जहाज़ गिरे और उसके बाद वो उसके बाद खामोशी होगी। सो आज के दिन तक अभी तक ड्रोन्स जो हैं वो ऑफ एंड ऑन गिराए जा रहे हैं, मीनिंग बाय कि हमारा दुश्मन जो है वो धाक में बैठा हुआ है एंड वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ। देखिए मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी कि इजराइल के जो हैं वो ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। दे आर कोलिशन पार्टनर्स, वो पार्टनर्स हैं, वो आपस में इकट्ठे हैं, उनकी नॉब्स मिलती हैं आपस में, उनके लिंक्स हैं आपस में। फिर एक्टिव हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। ये हमारे खिलाफ एक्टिव होना, देखें हमारे खिलाफ एक्टिव होना तो एक कुदरती अमल है ना। अगर हमारे अपना रिलीजन हमें कहता है कि यहूद और नसारा आपके साथ नहीं हो सकते, तो अगर आप ये सोच के बैठ जाएंगे जी हमारे वो वेल विशर हो जाएंगे, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। तो वो तो है ही। सो अब बात यह है कि जब पोजीशन ये आ चुकी है और इसमें जब ड्रोन्स आपकी शहरी आबादियों में ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री, स्वाय एक या दो सूबे छोड़ के आपके दो मेन सूबों के अंदर वो मेन सिटीज़ तक पहुँच के, तो ऑब्वियसली मैं हूँगा, आप होंगे, हमारी ख्वाहिश भी होगी और हमारी सर ख्वाहिश से बढ़ के गुस्सा है, गुस्सा भी होता है ऑब्वियसली, गुस्सा है और जज्बा है। उससे होते हैं एक बात कहते हैं कि फोर्स शुड बी यूज्ड टू पुट डाउन फोर्स, जोर को गिराने के लिए जोर लगाना पड़ता है, अदरवाइज जो जोर होता है वो आपको दबाता है। सो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि उनके पास राफेल है या जो कुछ भी है। राफेल भी गिर गया उनका, मिग भी गिर गया, एक भी नहीं गिरे, 3 गिर गए, मिग भी गिर गया, Su-30 भी गिर गया। सर आज वो फ्रांसीसी अखबार ने उसने लिताड़ के रख दिया है आपको याद इंडियन गवर्नमेंट को कि आपके पायलट निकम्मे। आपको याद होगा, विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, एज फार एज माय अपना पर्सनल मेरा जो नॉलेज है उसके मुताबिक तो लास्ट टाइम भी इनका Su-30 भी गिरा था और हमारे से किसी मुल्क ने कहा था खुदा का वास्ता इन्होंने जहाज़ हमारा गिरवा दिया नलायकों ने, तो हमारी बेइज्जती होती है, आप मत जिक्र कीजिएगा। अदरवाइज तो मिग भी गिरा था इनका लास्ट टाइम 2019 में जब अभिनंदन पकड़ा गया था, और इनके अपने मुल्क में Su-30 भी गिरा था, और अभी आपका राफेल भी इनका गिर गया, इनका Su-30 भी गिर गया, इनका मिग भी गिर गया। बट इससे मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ। देखें टेक्नोलॉजी वॉर्स हैं, फाइन इनफ, लेकिन ये जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे सेंटीमेंट्स क्यों ना हों गरीदा, हमारे लोग शहीद हुए। मैं आज उस बच्चे इर्तज़ा के घर गया, मेरे हल्के में थे वो, दुआ करने के लिए, मैंने कल जनाजा भी उनका पढ़ा, उसके वालिदैन के पास मैं बैठा तो उनके आंखों से ना कोई चीज़ नज़र आ रही थी कि अब वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। वो देवर क्वाइट, मैं कहता हूँ कि वो सेटिस्फाई थे कि हमारे बच्चा भी उन शहीदों में गया, कि हमारे घर से भी उन शहीद खून जो है शोदा के अंदर गया। हम सुनते हैं कि जब पाकिस्तान बना, बच्चे they are born to live, they are not born to be martyred। मैंने उससे पूछा तो उन्हें जिंदगी जीनी है। मुझे उसने ये बताया कि इस उम्र में उनको इस तरह से मरना नहीं है। उसके वालिद से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि अली भाई, ही वाज ऑन द बेड, एक साइड पे भाई लेटा हुआ है, एक साइड में माँ लेटी हुई है, और सेंटर में उसको हिट हुआ है और वो ही डाइट। सो इस तरह की पोजीशन आती है जब आपके सेंटीमेंट्स भी होते हैं, आपके ऊपर फर्ज भी बनता है। जी बिल्कुल, फर्ज हो जाता है। इतने लोगों की शहादतें जो हैं वो रायगाह तो नहीं जा सकती, ये फर्ज है और ये कर्ज है। देखिए, और मुझे ना इस कभी भी, मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ जी, और ऑब्वियसली मेरा तो सब कुछ मुल्क के साथ है, मेरा स्टेक मुल्क के साथ है, मेरा जीना माना, मेरी आइडेंटिटी सब कुछ मुल्क है। वो कहते हैं ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तो मुझे इनसे कोई गर्ज नहीं है, देखें कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। इशू ये है कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शंस।
अब हम नहीं लेंगे, हम उनको गुंजाइश देंगे। डिप्लोमेसी अपनी जगह, दुनिया को हमने बता दिया, बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की लाइफ बचाना जो है वो प्रायोरिटी है। बिल्कुल दुरुस्त। आसिम सुलेमान साहब, एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगी। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई बढ़तरी, बल्कि अपनी अस्करी बढ़तरी, अपनी फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस वो इस्टेब्लिश कर दी है। अब भारत के किस किस चीज़ का मुकाबला करने के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए? तैयारे हमने गिरा दिए, ड्रोन्स हमने गिरा दिए, भारत की हर कोशिश को हमने नाकाम बना दिया। जो हमने कहा है कि हम अगर भारत को जवाब देंगे तो एट द प्लेस, एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग and with the mode of our choosing. So what next, sir? लेकिन जी ये जो रिस्पॉन्स इंडिया की क्या ऐसी कोई मूव होगी जिससे वो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे? अभी सिचुएशन ऐसी है कि वी हैव द इनिशिएटिव हमारा है कि हम उनको किस वक्त अटैक करें और हम कौन सी जगह को अटैक करें, किस टाइम हम उनके ऊपर अटैक करें। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जिस तरह जब इंडिया ने अटैक करना था तो ये एडवांटेज उनके पास था, हमारे पास नहीं था। वी वर द डिफेंसिव साइड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जब आप डिफेंसिव होते हैं, बिकॉज आपने दुश्मन के प्लान को ना कि सिर्फ नाकारा बनाना होता है, फिर आपने उसके ऊपर अबूर हासिल करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, और उन्होंने जिस वक्त इस चैलेंज को कबूल किया और बड़ी खुशसलूबी से उन्होंने इसको एंड तक पहुंचाया। अब द सिचुएशन इज ऑपोजिट नाउ, द इनिशिएटिव इज विद द पाकिस्तान, और ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास एडवांटेज है कि हम उनको किस वक्त ये इस तरह की मूव करें कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं या हम अपना बदला लें। अब क्या वो कर सकते हैं? उनके लिए तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है कि वो इट इज़ गोइंग टू बी आवर चूजिंग। हमने उनको अब जो है सबक सिखाना है। जब हमने उनको सबक सिखाना है तो उनकी ऑप्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं और मुश्किल हो जाती हैं। और कम तो मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह कम हो जाएंगी, लेकिन ये कि उनकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स देते हैं और एक रिस्ट्रेंट से रिस्पॉन्स देते हैं तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा ये एडवांटेज होता है कि जो एनिमी के पास कोई कार्ड्स अप स्लीव होते हैं कि हम ये ट्रम्प कार्ड खेल देंगे, हम ये कर देंगे, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि दे आर ऑन द डिफेंसिव एंड वी आर ऑन द ऑफेंसिव। तो इस तरह की कोई उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो कोई ऐसा काम कर देंगे कि हम डर जाएंगे। देखिए जी, आपकी आज जो है आर्म्ड फोर्सेस का जो ऑर्डर ऑफ बैटल है उसमें एयरफोर्स की आपकी उनके ऊपर असेंडेंसी है प्रैक्टिकली, बिकॉज आपने उनके 6 जहाज, मैं तो उसको यूएवी को भी 6वां जहाज गिनता हूँ, 6 जहाज आपने उनके गिरा दिए। और उसके बाद अब आप देखें कि आर्मी की क्या उनके साथ कंपैरिजन है। अदर देन दी मैन पावर, आई थिंक इक्विपमेंट वाइज अगर पाकिस्तान आर्मी की उनके ऊपर सर आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर, सो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं एक ब्रेक ले सकूं। लाइव प्रोग्राम है एयर मार्शल राइट आसिम सुलेमान साहब, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, सैयद अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हमें एयर मार्शल राइट आमिर मसूद साहब भी ज्वाइन कर रहे होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। भारत को पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब, इसी हवाले से कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, सैयद अली बुखारी साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, एंड कुछ ही देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आसिम इफ्तिखार साहब भी, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्तकिल कोशिश भी कर रहा है कि भारत को कुछ अकल आ जाए, भारत को बार बार ये इंटीमेट भी कर रहा है कि मज़ीद कुछ करने की गलती मत करना। पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी दिखा दी, आलमी बरादरी एंगेज कर रही है। सऊदी अरब का डेलीगेशन आज पहले न्यू दिल्ली में है कि कम से कम वहाँ पे कुछ मोदी सरकार के सर में कुछ अकल डाल के आए। इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोशिशें कामयाब हो सकती हैं या आपको खुदा न खास्ता हालात यहाँ से मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इंडिया का जो डॉक्ट्रिन है ना वो रीजनल जेंडार्मी का, दैट मीन वो अपने आप को रीजनल सुपर पावर समझता है। बिल्कुल। और वेस्ट भी उसको चाइना के काउंटर वेट के तौर पर सपोर्ट करता है। उनको अपनी आबादी पे, टेक्नोलॉजी पे, जमहूरियत पे और सिलिकॉन वैली पे बड़ा फ़ख्र है।
और बदकिस्मती से हमारे कुछ हालात ऐसे रहे हैं कुछ अर्सा कि जिसमें हमारी डिप्लोमेसी अंदरूनी मामलात की वजह से कमज़ोर थी, लेकिन अब हमने बहुत गेन किया है, हम कोशिश कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी कोशिशों से इस रीसेंट क्राइसिस में दुनिया की सपोर्ट हमें मिली है, इंडिया को नहीं मिली या हमारे ख़िलाफ़ नहीं गई है, लेकिन इंडिया का इसका कोई असर नहीं हुआ, ना होगा। वो मोदी साहब अपने आप को बड़ी शायर समझते हैं और वो समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को नीचा दिखाना है, और आज से नहीं है, ये तो उन्होंने मौका बना लिया। उससे वो 3-4 साल से कह रहे थे कि मैंने इंटस वाटर ट्रीटी जो है वो ख़त्म करनी है, बड़े अरसे से वो धमकियाँ देते थे कि रफ़ील आएगा तो मैं ये कर दूंगा। वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी जल्दी से समझेगा। प्रेडिकमेंट हमारा है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। कैसे? हमारे ऊपर 2 हमले हो गए, एक रात को हुआ, हमारे बच्चे शहीद हो गए, मस्जिदें गिर गई, कुरान पाक की तौहीन हुए। आपने अली बुखारी साहब से सुन लिया कि जनाजे उनके इलाके में उठे, हम सबको पता है। फिर आज उन्होंने फिर हमला किया। ठीक है कि हमने डिफेंसिव पोजीशन में होते हुए उनका नुकसान पहुंचाया, लेकिन अटैक तो हमारे ऊपर हुआ ना। अब हमारा प्रेडिकमेंट है कि क्या हम इस पर रुके रहें और इसको काफ़ी समझें, या हम आगे बढ़कर कोई ऐसा कदम ओवर्टली एक्ट करें जो ऑफेंसिव नेचर का हो। अब यकीनन हमारे ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव होगा, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव इंडिया को तो नहीं रोक रहा, उसने तो आज हमारे ऊपर फिर कर दिया। तो हमारी लीडरशिप के लिए ये चैलेंज ज़रूर है कि उनको डोमेस्टिक ओपिनियन भी देखना है, और उनको इंडिया को ये मैसेज भी नहीं देना कि वो मारते चले जाएंगे हम चुप रहेंगे, वो मारते चले जाएंगे हम चुप रहेंगे। और बैनुल-अक़वामी ताकतों को भी हमने बताना है कि हम पीसफुल हैं, हमने इसके अंदर ट्रेड करना है। अपनी बड़ी मुश्किल हमारी सूरत हाल है, लेकिन ये बात तय है। इसी को सर डिफेंस मिनिस्टर ने भी आज हाईलाइट किया है कि ये जो तनाज़ा है ये बंद गली की तरफ जा रहा है। जी, मेरा अपना ख्याल ये कि इतना जल्दी ये नहीं ख़त्म होगा, मेरी ख्वाहिश है ख़त्म हो। लेकिन हमारी लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखा के कोई ऐसा कदम नहीं किया। बार बार अमन की जो है उन्होंने बात की है, सिर्फ डिफेंस किया है। इंडिया 2 ऑफेंस हमारे ऊपर कर लिए, इल्ज़ाम भी पहले झूठा लगाया, सबूत भी नहीं दिए, हमने कहा बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टिगेशन, वो भी नहीं मानी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि इस मामले को इतना जल्दी ठंडा नहीं होना है, और हमें हिफाजत भी अपनी करनी है, अपनी इज्जत भी अपनी बहाल करनी है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना कि वार जो है हद से आगे चली जाए। इसलिए जज्बात की बजाय हमें अपनी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, हम अपनी मिलिट्री और सियासी लीडरशिप के ऊपर में एतबार करना चाहिए। हमें उन पे तनकीद मुतालबात की बजाय हमें उनसे ये कहना चाहिए हम आपके साथ हैं, आप हमारे मफाद में बेहतर फैसला करें। राइट, बिल्कुल ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। सैयद अली बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये मामला यहाँ से आगे कहाँ जा सकता है? एस्केलेट हो सकता है, बंद गली में जा रहा है, डी एस्केलेट हो सकता है? क्योंकि आज अमेरिकन US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू की है। पहले उन्होंने DGISI से, NSA से बात की थी फ़ोन पे। तो ये मामला कहाँ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए रीता, मुझे ये इतना जल्दी मामला नहीं लग रहा, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि जो आप समझें कि इसको ये बाइंड अप हो जाएगा बहुत जल्दी। उसका रीजनिंग मैं बताता हूँ आपको। इसी से सप्लीमेंट्री सवाल, आपको लगता है कि भारत कोई तीसरी अटेम्प्ट भी कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, मैं इसी के साथ मैं चलें ज्वाइंट करके आपको बताता हूँ। देखें, हमें ना अपना मोड चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपके मुताबिक वो तीसरा करेंगे, मेरे मुताबिक तो वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। आपकी इंटेग्रिटी, आपकी जो सुपरमेसी है, आपकी जो आपका हदूद दरबा है उसके अंदर वो दाखिल हुए हैं। आज भी उनके ड्रोन्स घूम रहे थे, आपने मारे हैं ना, आपकी मेन सिटीज़ पे मारे हैं आपने, तो मीनिंग बाय के उन्होंने तो बंद नहीं किया ये। अब 2 यूनिवर्सल ट्रुथ आपको बताता हूँ, 2-3 कहते होते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। सो द थिंग इज़ कि आप जब तक, आपने देखा है कि दुनिया में एटॉमिक बम सिर्फ आज तक अमेरिका ने यूज़ किया, बाकी मुल्कों ने रखा हुआ कभी किसी ने यूज़ नहीं किया। वो उनकी सिक्योरिटी है, उनकी वो एटॉमिक बम उनके पास होना, हमारे पास होना, हमारे ये एक, हम जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास एक गारंटी है कि हम लोग पुरस्कून रहेंगे। इशू क्या है इसके अंदर? इशू ये है कि उन्होंने एक चीज़, सपोज आप इंग्लैंड की मिसाल लें, सपोज आप फ्रांस की मिसाल लें, और आप देखें कि उन्होंने एक बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कट उन्होंने पूरी दुनिया को बताया हुआ है, और आप देखें कि उनका एक क्राइटेरिया था कि हम एटॉमिक बम बनाने के बाद अपनी फौज डिक्रीज़ करेंगे, और उन्होंने की, उन्होंने तादाद बहुत बड़ी बड़ी होती थी, उन्होंने हर चीज़ का हम क्या सारी तवज्जो उन्होंने टेक्नोलॉजी उसके ऊपर दी, और उन्होंने कह दिया जो हमारे ऊपर आएगा तो वील यूज़ इट।
वी विल यूज़ इट। अब मैं जो आपकी बात बता रहा हूँ कि जो मोड चेंज करना पड़ेगा वो ये है कि आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, आप जब तक इस स्टेज पे नहीं आएंगे कि अगलों को पता चलेगा कि हमारी लाशें गिरेंगी, हमारे भी लोग मारे जाएंगे, तब तक ना टेबल टॉक हो सकती है, तब तक ना इंटरनेशनल प्रेशर कम हो सकता है, ना इंटरप्रेशन पढ़ सकता है। बिल्कुल। So, जब आप लोग बैठे हुए ना, भारत बुली भी कर रहा है। कल उसने सिक्योरिटी काउंसिल में कह दिया, आज वो फिर कह रहा है कि जी अगर पाकिस्तान ने कोई अटैक किया तो हम बढ़ के करेंगे। यानी कि आप जो कर रहे हैं मुस्तकिल 2 दफा की आपकी अटेम्प्ट है, उसका किस खाते में जाएगा? देखिए ना, आप उनका एक कॉन्सेप्ट देखें। मोदी का कॉन्सेप्ट है अखंड भारत जी, ठीक है, मैं 1 बाय 1 चलता हूँ उसको लेके। और उसके अंदर जो है वो क्या कहता है कि वो हमें तो तस्लीम ही नहीं करता। हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने सारा इस पर गो थ्रू किया, ये वो वाहिद ट्रीटी है जिसके पीछे इंडिया आज से नहीं, मोदी के दौर से नहीं, 30 साल पहले 40 साल पहले भी आप उठा के देखें ना तो उनकी बातों में ये लगता था कि यार हमसे गलती होगी। इंडस वाटर ट्रीटी, उसके सिक्योरिटीज़ थी, उसके बहुत से एलिमेंट्स थे, अभी वो डिस्कस नहीं करते, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी हमारे और इंडिया के दरमियान वाहिद पैक्ट था एक, जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज तरीके से चलता था। आपके हम भी कह सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, कल बैठ जाएं आप, क्योंकि वायलेट तो कर दिया ना, शिमला मुआहदा तो ख़त्म कर दिया उन्होंने, उसके तहत बहुत सी कंडीशंस थी, आपकी वॉर की, आपकी हर चीज़ तहत की हुई थी आपने। अगर हमने नहीं किया तो हम बैठ के कर सकते हैं जी, हम ख़त्म करते हैं। बट मुझे ना एक चीज़ से बड़ा एतराज़ है, स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर। इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल और रीजनेबल स्टेटमेंट्स नहीं आती उनकी, जो आज के मुनासबत से आना चाहिए था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात नहीं करूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करूँ, मेरा लीडर जेल में, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा हूँ जो बॉर्डर्स पर लड़ रही हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस मुल्क का रहने वाला हूँ, मेरी प्रायोरिटी मेरा मुल्क है, मेरा प्रायोरिटी मेरा लीडर है, ठीक है, मेरा अपने एक आइडियोलॉजी है। बट इशू यह है कि यार आप दे रहे हैं, आपके स्टेटमेंट्स इंटरनेशनल मीडिया 6-6 दफ़ा उठा के लगा रहा है उसके अंदर, तो कम से कम आप जिस तरह भी जैसे तैसे भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, तो कम से कम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज़रूर ख्याल करें। मैं आपके प्रोग्राम में बैठूँ ना, मैं एक एक लफ्ज़ इतना सोच के बोल रहा हूँ कि यार पॉलिटिकली भी कोई चीज़ ऐसी ना आए और मेरे मुल्क के ऊपर कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क ना हो, लेकिन मुझे अपने लोगों के साथ खड़ा होना है, क्योंकि कल देखें यहाँ पर ड्रोन फिर रहे हैं, कल हमारे घरों में भी लग सकते। जी बिल्कुल, मतलब जो बच्चा शहीद हो गया वो हमारा बच्चा ना यार, वो बाहर से तो नहीं आया हुआ, तो उसको प्रोटेक्शन भी तो हमने देनी है, और प्रोटेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। आप देखें, मैं मतलब डेली बेसिस पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं जितने भी शुदाओं हैं कोशिश हो रही है उनके घर में जाऊँ, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं, ये जो बच्चा शहीद हुआ इसका वालिद जो है खुद सर्विंग वहाँ पर था बॉर्डर के ऊपर, और दे वर रेडी टू डील विद दैट इन द सेम वेरी वे जिस तरह उन्होंने किया। सिर्फ आपने थोड़ा सा करेज शो करनी है, आपने थोड़ा सा एक प्लान करना है, उसके बाद जाना होगा। अगर आप कहें जी कि इंटरनेशनल प्रेशर आएगा खरीदा, तो वो तो आएगा ही आएगा ना, वो तो आपने जब लॉस के तब भी आया, वो तो जब 70 में भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लेना शुरू किया तब भी आया, वो तो आपने आना ही आना है, उसको तो आपने फेस करना ही करना है। इन चीज़ों के तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही होने हैं। आई हैव टू कट यू शॉर्ट हियर, क्योंकि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस में मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आसिम इफ्तिखार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो आपने जिस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा प्रेजेंट किया, उस वक्त तक बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से आपने पाकिस्तान का मुकदमा प्रेजेंट किया बहुत बेहतरीन तरीके से, और आपने कहा जी पानी हथियार नहीं है और पानी पे जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकायदा अब जंग का आगाज कर दिया है भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस मुद्दे को लेके किस तरह से पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में रख रहा है, और आलमी बरादरी को किस तरह से मजीद अवेकन कर रहा है कि देखिए भारत किस तरह बार बार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और पाकिस्तान पे हमले कर रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो हमने अपनाई है। आप देख रहे हैं जो कोई एक्शंस पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, जो इस एग्रेशन के खिलाफ जो काइनेटिक एक्शंस हैं विच आर रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड, एंड देन ग्लोबली थ्रू आवर मिशंस एंड आवर प्रेजेंस। अब जिस तरह यहाँ न्यूयॉर्क में है, we are regularly engaged with the Security Council members, the Office of the Secretary General, the wider membership, जिस तरह OIC group है उनसे ये earlier this week there was a very strong clear statement from the OIC group in support of Pakistan's position, and clearly states that it is India's unilateral actions which have led to escalation. So all of this is continuing. जो मेन चीज़ जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो ये ज़ाहिर है हमारे हमसाये का ये एक ख्वाहिश है कि तमाम तर फोकस उस इंसिडेंट के ऊपर है जो कि 22 अप्रैल को मकबूजा कश्मीर में हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स मजम्मत इनकी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए,
बट ये देखने की ज़रूरत है कि ये 3-4 साल बाद, 5 साल के बाद दोबारा होते हैं, एक वो इल्ज़ामात का सिलसिला होता है और फिर पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग होती है। और ये देखने की ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहे हैं और कहाँ हो रहे हैं। ये पूरा जो इसका पस मंज़र है उसमें कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो शामिल है, जो कि अनरिजॉल्व्ड है, जो विच इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। सो ये जो हमने सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, उसके ज़रिए कश्मीर का जो मसला है उसको दोबारा एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो प्रोमिनेंस मिली है। साथ ही साथ हमने इंडस वाटर ट्रीटी की जो सस्पेंशन की है इलीगल, उसको रेज किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कश्मीर में, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, सो एवरीथिंग इज़ नाउ देयर। और एक चीज़ जो बहुत सामने जो वाज़ेह तरीके से आ रही है, जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि जी आप ये देखें कि ये एक मुल्क है जिसका ये टोटली रोग बिहेवियर है कि आप लॉ की अबाइडेंस से दूर दूर का इनका ताल्लुक नहीं है। हर मौके पे, हर स्टेज पे इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस की हैं। 2019 देख लें, कश्मीर के जो स्टेटस को चेंज करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की वायलेशन, जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशंस, और अभी भी 22 अप्रैल को एक इंसिडेंट होता है और अगले दिन आप ये अनाउंस कर देते हैं कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं अंडर व्हाट इंटरनेशनल लॉ। सो ये चीज़ भी हमने बड़े भरपूर तरीके से इसको हाईलाइट किया है। अच्छा, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तो प्रपोज कर दिया था कि वो सालसी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान किस तरह से मजीद परसुएड कर सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत पे खासतौर पर दबाव डाले? पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान तो हैज़ ऑलवेज बीन एंड स्टिल इज अ पीसफुल कंट्री। हम कह रहे हैं कि जंग नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत कर रही है तो फिर भरपूर जवाब देंगे, जो हमने करके दिखा भी दिया। बट हाउ कैन यूनाइटेड नेशंस एंड द सेक्रेटरी जनरल परसुएड इंडिया इवन मोर कि आप बस करें और ये जंग का जुनून इसको ख़त्म करें और सालसी की तरफ आएँ? बिल्कुल सही। आई थिंक ये दिस इज अनदर साइड ऑफ द वेरी नेगेटिव एटीट्यूड जो कि भारत ने साल से अपनाया हुआ है कि एक तरफ खुद ही जो बायलैटरल डायलॉग है उसको सस्पेंड कर दिए। हमारे जितने दोस्त हैं वो जब बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ आप हालात ठीक करें, कश्मीर के मसले को हल करने की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि जी आप में ना आए, हम इसको बायमी बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। और खुद बायलैटरल डायलॉग को सस्पेंड किए रखा है, तो बायलैटरल तो कोई बातचीत हो नहीं रही। और फिर जब जो हमारे दो कॉमन फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ममालिक हैं, जिस तरह आपने इस वाक़े के बाद भी देखा, जिन्होंने दोनों साइड से रवाबित इस्टेब्लिश किए, और फिर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खुद ऑफर किया कि जी मैं तैयार हूँ अपने गुड ऑफिसर्स को ऑफर करने के लिए। तो उसमें भी इनका रवैया जो है भारत का वही मनफी रवैया हमेशा से कि जी हमें किसी तीसरी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो कबूल नहीं है, और हम यूएन की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते, और हम सेक्रेटरी जनरल के गुड ऑफिसर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आप चाहते क्या हैं? सो इट इज़ वेरी क्लियरली इंडिकेटिव कि ये जो हमारा हमसाया अनफॉर्चुनेटली इसका जो ग्लोबल एटीट्यूड है, जो टोटल अप्रोच है, वो किस तरह ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस बतदरीज और गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अभी इस वाले मामले में आप देखें, शुरू दिन से तमाम लोग कह रहे हैं कि जी आप इसको मामले को एस्केलेशन की तरफ ना लेकर जाएं, लेकिन लेकर गए हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। आसिम इफ्तिखार साहब मुस्तकिल मंदूब हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक ब्रेक का वक्त हुआ यहाँ पे प्रोग्राम में, ब्रेक वापस आएंगे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब और सैयद अली बुखारी साहब मौजूद हैं, कुछ मज़ीद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, काफ़ी देर से मैं ये सवाल करना चाह रही थी कि भारत ने जो अभी क्लेम किया आज कि जी पाकिस्तान ने और ये झूठा क्लेम है कि जी कल रात को पाकिस्तान ने मिसाइल चलाए हैं भारत पे, मकबूजा कश्मीर में चलाए हैं, ड्रोन चलाए हैं, हमने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। इस ब्लफ को आज कॉल किया इसाक डार साहब ने भी और DG ISPR ने भी। तो इसका बुनियादी मकसद भारत का यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा बनाए झूठा कि जी पाकिस्तान हमले कर रहा है भारत पे, और इस तरह से जवाब क्रिएट किया जाए कि भारत एक्चुअली पाकिस्तान पे मजीद हमले करे और जारहियत करे।
जंग के बारे में कहते हैं कि उसका जो पहला शिकार होता है वो सच होता है। द इको आ रही है आपकी, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वार इज द ट्रुथ। एब्सोल्युटली। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन देखिए बात ये है, अगर हमने करना होता तो हम बताते। हमारे लिए तो ये आसान है बताना, और हम चूंकि हमला नहीं कर रहे, हम मुश्किल में हैं, हमारा सब्र का पैमाना दबले रोज़ आया। अवाम का मुतालबा है कि हमला हो, हम जवाब दें। हमने अगर किए होते तो हम तो फ़ख्र से बताते कि हमने किए हैं। हमने ये वैसे प्रोपेगंडे का, साइकोलॉजिकल वारफेयर का उनका हिस्सा है। ये इस बात का सबूत है कि इंडिया इस मामले को जल्दी क्लोज नहीं करना चाहता। इंडिया इस मामले को थोड़ा प्रोलॉन्ग करना और मुख्तलिफ झूठे जवाब बना के पाकिस्तान पे बार बार हमले करना चाहता है। एग्जैक्टली, लेकिन हम 1.5 अरब आबादी के लोग हैं, 2 न्यूक्लियर हमारे पास पावर हैं दोनों, ये अच्छा काम नहीं है। ऐसी जंगें कितनी हम लड़ी जाएंगी, किस हद तक एक्सलेट होगी, किस हद तक नहीं होगी, कितने लोग दोनों साइडों से मरेंगे, कितने जहाज गिरेंगे। देखिए आखिर हम कब तक सब्र करेंगे। अगर 2 दफ़ा हम पे अटैक हुआ है तो साथ ज़ाहिर हमने भी तो कुछ करना है ना। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत किसी बैनुल-अक़वामी दबाव में ना आएगी। जब न्यूक्लियर पावर हो रहे थे, मिन्नत भी थी, दबाव भी था, फाइनेंशियल एड भी थी, गवर्नमेंट ने नहीं सर, आज भी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फोन आया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ना आना चाहिए, ना आएंगे, ना आते हैं। ये कोशिश जारी रहती है। अगर उनको दबाव डालना तो हिंदुस्तान पे पहले डालें, बिल्कुल, हमें बाद पे डालें। हम विक्टिम हैं, पहले हमारे ऊपर रॉन्ग एलिगेशन लगाए गए, हम इंटरनेशनल न्यूट्रल इम्पार्शियल इंक्वायरी की बात की, उन्होंने वो कबूल नहीं किया, और उनके निज़ाम को दुनिया ने बाई नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हम पे हमला किया, फिर हमला हुआ। ये वक्त हम पे दबाव डालने का नहीं है। बिल्कुल, हमारी लीडरशिप यकीनन उनको यही बात बताएगी। कोशिशें होनी चाहिए, इंगेजमेंट हम भी कर रहे हैं, यूएन में भी हो रही है, रीजन में भी हो रही है, ओआईसी में भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त तक इस क्राइसिस में हम एक विक्टर की हैसियत से हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की हैसियत से हैं। लेकिन हिंदुस्तान को, जो अब मैं बात करने लगा हूँ, गौर से सुने, ये मामला ऐसे चलेगा नहीं। हिंदुस्तान अगर होश के नाका नहीं लेता, हमारे लिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई स्ट्रिक्ट ऑफेंसिव एक्शन न लें। बिल्कुल। और अगर हम स्ट्रिक्ट ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं तो कहीं वो चेन ऑफ इन्वर्ट में न बदले। बिल्कुल, ये हमने भी देखना है, बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को भी देखना है। लेकिन एक बात बहुत तय है, हम इंडिया के साथ दब के नहीं रह सकते। बिल्कुल सर, हम जिंदा रहेंगे। हम गैरत के साथ, टीपू के खानदान से हैं, गैरत के साथ, दौला के खानदान से हैं, और हमीयत के साथ जिंदा रहेंगे, गैरत के साथ रहेंगे। बिल्कुल, हमीयत के साथ रहेंगे। ये किसी को भी गलत फहमी है, बिल्कुल, तो ये खत्म हो जानी चाहिए। हम पूरा मुल्क अफवाज के साथ हैं, अपनी क़यादत के साथ हैं। बिल्कुल ठीक, और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को अकल करना चाहिए, वरना वो याद रखेगा। बिल्कुल ठीक। सर, टाइम बिल्कुल कम रह गया, तो मैं लास्ट कमेंट सैयद अली बुखारी साहब का भी ले लूं कि पाकिस्तान ने भारत को हर फ्रंट पे नाकामी का जो है वो मजा चखाया, चाहे मिलिट्री फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, इंफॉर्मेशन फ्रंट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे भी। लेकिन अब नए साइऑप्स शुरू कर दिए हैं भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कि जी पाकिस्तान हमला कर रहा है, झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो ये वो जवाब क्रिएट कर रहा है कि अपनी तरफ से हमले पाकिस्तान पे कंटिन्यू रखे। देखिए गरीता, हमले तो उन्होंने कर दिए ना, वो जवाब आप किस लिए ढूंढेंगे? मतलब मजीद जवाब वो इसको तराश रहे हैं, कि इसको कंटिन्यू करने के। बात यह है कि कंटिन्यू हम अटैक करेंगे, और उनके जब उनके लोग मरेंगे, उनकी फौज मरेगी, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट जो आएगी वो कंसिडरेबल होगी। इसको तो मैं कंसिडरेबल स्टेटमेंट समझता ही नहीं हूँ। उन्होंने आए, उन्होंने अपना चीज़ अचीव की, जिस तरह भी हुआ। उनके भी जहाज़ गिरे, उन्होंने 9 मुकाम पे या 8 मुकाम पे, 6 मुकाम पे 24 मिसाइल दागे और चले गए। ये चीज़ मैटर नहीं कर रही, हमें मैटर कर रही है उनको आपकी वहाँ से क्या रिटेलिएशन आएगी हमारी तरफ से। अगर हमारी तरफ से रिटेलिएशन उनसे डबल ट्रिपल फोर्स पे जाएगी तो वो आपको उसके बाद रिजल्ट्स का पता चलेगा। जब उनको लगेगी तो उनको पता चलेगा कि हमारा रिजल्ट क्या। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, लास्ट नोट पे, आपका टाइम भी कम है, कि आपके पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी बहुत ज़्यादा वजन आता है। मैं मोदी की स्पीच सुन रहा था जो उसने अपनी कौम के सामने की, और जब मैं अपने सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनता हूँ तो बहुत फर्क है। सो आपको करेजमेंट देनी चाहिए। सर, ये वक्त नहीं है तनकीद का, आपके लोगों को तैयार करना होता है, आपने लोगों को तैयार करना होता है। मैं आई गारंटी यू, मेरी
कोई मुलाकात नहीं हुई पिछले एक आप चाहते हैं कि मजीद जोश जज्बे के साथ और लीडरशिप आप जाएं, आप जेल जाएं, जो हर्फ बाहर उस शख्स का इमरान खान का स्टेटमेंट होगी ला के कौम को बताओ। सर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बाद में हम बात करते रहेंगे, इस पे ये वक्त इत्तेहाद का। सर ये वक्त इत्तेहाद का, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, मोदी ने बनाई, मोदी ने सारी कौम को तैयार किया। वक्त भी खत्म हो चुका है सर, इस पे डिबेट इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में कंटिन्यू रखेंगे। सैयद अली बुखारी साहब, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह खान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।